प्यारे बच्चों, आज हम लोग डी ब्लॉक तत्वों के चुंबकीय गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, पहले तो ये जान लीजिए कि ऐसे परमाणु या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे अनुचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अनुचुंबकीय। ऐसे परमाणु या आयन जो अनुचुंबकीय होते हैं वे चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, परंतु ऐसे परमाणु या आयन जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में पाए जाते हैं, वे प्रतिचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? प्रतिचुंबकीय होते हैं। और ऐसे परमाणु तथा आयन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? रिपेल किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है, उस आयन की जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है वह उतना ही अधिक होता है। तथा बच्चों, परमाणु तथा आयन में चुंबकीय लक्षण भी उतने ही अधिक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? किसी परमाणु या आयन की जो अनुचुंबकीय गुण होता है वह उस परमाणु या आयन में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बच्चों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। और जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना अधिक उसका चुंबकीय आघूर्ण होता है। प्यारे बच्चों, संक्रमण धातु आयनों के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण की गणना है वह निम्न सूत्र के द्वारा की जाती है। कौन सा सूत्र है बच्चों? म्यू बराबर अंडर रूट एन प्लस 2। ये सूत्र है जहां म्यू क्या है? म्यू चुंबकीय आघूर्ण है और यन क्या है? यन बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब ध्यान से देख लीजिए। तो अभी आपको हमने क्या बताया कि बच्चों, अगर कोई भी संक्रमण धातु तत्व का परमाणु या आयन है तो उसमें जितना अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतना ही अधिक उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। और चुंबकीय आघूर्ण की गणना इस सूत्र के द्वारा की जाती है, यानी म्यू बराबर अंडर रूट एन छोटे कोष्टक में एन प्लस 2, जहां म्यू क्या है? चुंबकीय आघूर्ण और एन क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्यारे बच्चों, ये जो चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण, इसका जो मात्रक होता है का मात्रक क्या होता है? Bm होता है। यानी इसको बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? Bm होता है, बोहर मैग्नेटॉन होता है। इतनी बात समझ गए? अब प्यारे बच्चों, प्रत्येक जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग तथा ऑर्बिटल कोणीय संवेग से जुड़ा होता है।
संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी यानी जो 3D सीरीज है कि यौगिकों के लिए ऑर्बिटल कोणीय संवेग का जो योगदान होता है बच्चों, वो अत्यधिक क्षीण होता है, यानी बहुत ही कम होता है, तथा इसका महत्व नहीं होता, यानी ये महत्वहीन होता है। तो ऐसे यौगिकों के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण की जो गणना होती है बच्चों, वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा की जाती है, तथा इसकी जो गणना है बच्चों केवल स्पिन ओनली सूत्र के द्वारा की जाती है। यह सूत्र स्पिन ओनली सूत्र यही है बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n+2। अब प्यारे बच्चों आइए अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा, या हम ये कहें कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है D1, D2, D3, D4, D5, उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है। आइए इस पर हम लोग चर्चा करें, देखें। प्यारे बच्चों आपके पास चूंकि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह D कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर निकाले जाते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि D कक्षकों का भराव कैसे होता है, हुंड के नियमानुसार। तो हुंड के नियमानुसार जब इलेक्ट्रॉन का भराव होगा तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 5। यानी D कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की सर्वाधिक संख्या कितनी होती है, 5 होती है। D1 है तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। D2 है तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, वो भी बच्चों 2 होगी। अगर D3 है तब 3 होगी, D4 है तो 4 होगी, D5 है तो 5 होगी। और जैसे ही D6 हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन शुरू हो जाता है, तब वहां पर बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाएगी। D7 के लिए 3, D8 के लिए 2, D9 के लिए 1 और D10 जब हो जाएगा तो उसमें बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, वह 0 हो जाती है। तो ध्यान से देखें, यहां बच्चों हम लोग लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और म्यू चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक Bm। अब यहां बच्चों हम लोगों ने 3 ले लिया। अब हम लोग लेंगे D1। तो D1 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1। D2 में कितनी होगी, 2। D3 में कितनी होगी, 3। D4 में कितनी होगी, 4। D5 में कितनी होगी, 5। D6 में कितनी होगी, 4। D7 में कितनी होगी, 3। D8 में कितना होगा, 2। D9 में कितना होगा, 1 और D10 में कितना होगा प्यारे बच्चों, 0। अब देखिए अगर 1 है तो हमारा सूत्र क्या है बच्चों, बराबर √n+2। अब ये मान रखेंगे तो लगभग 1.73 आएगा। अगर बच्चों 2 है तो लगभग 2.83 के आता है। अगर 3 है, 3 की वैल्यू रख देंगे तो ये बच्चों 3.87 के लगभग। अगर 4 है तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, 4.90 के आसपास।
और 5 है तो ये 5.92 के आसपास आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, अगर हम लोग फिर 4 पे आते हैं तो फिर 4.90, 3 है तो 3.87, 2 है तो 2.83, 1 है तो 1.73 और 0 हो गया तो 0। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें तो सबसे अधिक चुंबकीय आघूर्ण का मान कितने के लिए है? D5 के लिए। यहां पर बच्चों इसमें D5 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम होती है। तो D1 में 1, D2 में 2, D3 में 3, D4 में 4, D5 में 5 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। और फिर जैसे D6 होगा तो पेयरिंग होना शुरू हो जाएगा, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटना शुरू हो जाती है। D7 में 3, D8 में 2, D9 में 1 और D10 में 0। तो इस तरह से चुंबकीय आघूर्ण हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। केवल क्या करेंगे, यहां n का वैल्यू रख देंगे। तो अगर 1 और 1 2 3 या √3 आ जाएगा तो √3 की वैल्यू, इसी तरह से √8 की वैल्यू, इसी तरह से बच्चों 3 5 3 15 √15 की वैल्यू, फिर 4 है तो 4 2 6 √24 की वैल्यू, फिर यहां पर √5 2 7 35 की वैल्यू आ जाएगी, √35 की वैल्यू। बात समझ गए? तो यहां पर n का मान रख करके, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान रख करके हम लोग चुंबकीय आघूर्ण म्यू की गणना आसानी से कर लेते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहां पर अब हम लोग ध्यान देंगे आयनों को लेते हैं। जैसे बच्चों कुछ आयन ऐसे हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 0 होती है। कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। जैसे कॉपर प्लस है, जेडियम प्लस प्लस है, स्कैंडियम 3 प्लस है, टाइटेनियम 4 प्लस है। अब इनमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n बराबर 0 होती है। इन आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। तो अब इसके लिए जो म्यू होगा, म्यू का मान, चुंबकीय आघूर्ण का मान भी क्या होगा? 0 होगा। तो ये आयन जैसे Cu प्लस, जेडियम प्लस प्लस, स्कैंडियम 3 प्लस, टाइटेनियम 4 प्लस, ये आयन ऐसे हैं बच्चों जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी n बराबर 0 है तो म्यू का मान भी क्या हो जाएगा? 0। अर्थात इन आयनों के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। परंतु प्यारे बच्चों ध्यान देना है, अब जैसे Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, जैसे निकिल प्लस, निकिल प्लस प्लस। अब ये जो आयन हैं जैसे कॉपर 2 प्लस, ये सभी आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण इनकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है? अनुचुंबकीय होती है। तो चाहे बच्चों Fe2 प्लस हो, Fe3 प्लस हो, कोबाल्ट 2 प्लस हो, निकिल प्लस प्लस हो या कॉपर प्लस प्लस हो, ये सभी आयन ऐसे हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये क्या होते हैं बच्चों? अनुचुंबकीय होते हैं। तो अब क्लियर सी बात है कि जिस आयन में जितना अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी चुंबकशीलता उतनी ही अधिक होगी और उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान भी उतना ही अधिक होता है। प्यारे बच्चों जैसे आयरन है, Fe ये तत्व है, कोबाल्ट ये तत्व है, ये क्या है? ये बच्चों अनुचुंबकीय होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय होने का कारण क्या है? कि भाई इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कारण से इन तत्वों का उपयोग
चुंबक बनाने में किया जाता है। यानी आयरन, कोबाल्ट अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनुचुंबकीय गुण के कारण ही इन तत्वों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? चुंबक बनाने में किया जाता है। तो इन तत्वों को लौह चुंबकीय तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लौह चुंबकीय तत्व कहते हैं। बच्चों, लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय का ही एक चरम रूप होता है। जो लौह चुंबकीय होते हैं वो क्या है? वह अनुचुंबकीय का एक चरम रूप होता है, यानी उसकी हाईएस्ट वैल्यू। यानी जब अनुचुंबकीय गुण अपने चरम पर होता है बच्चों, तब हम लोग क्या कहते हैं कि उसमें लौह चुंबकीय गुण है। ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों, अब जैसे मान लीजिए कि आपका स्कैंडियम है 3+, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? D0। क्या है? D0। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? D0। तो इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 0। तो ये क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा कि अनुचुंबकीय? प्रतिचुंबकीय। इसी तरह टाइटेनियम भी है, वो भी 3D0 है, वो भी प्रतिचुंबकीय होगा। ये भी जैसे Zn++ है बच्चों, ये D10 है। कैसा है? D10। यानी कि इसका जो पूरा D भरा हुआ है, Cu+ है, इसका भी D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये D10 वाले हैं, ये भी D10 वाले हैं, ये D0 वाले हैं, और ये भी क्या है? D0 वाले हैं। तो D0 और D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि होगा, यानी D0 व D10, तो ये क्या होंगे? ये बच्चों प्रति चुंबकीय होंगे। क्या होंगे बच्चों? प्रति चुंबकीय। लेकिन ऐसे आयन या परमाणु जिसमें D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 व D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, वे सभी क्या होंगे? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय। तो अब प्यारे बच्चों, अब आपको देखना है कि कौन सा परमाणु या आयन ऐसे हैं जिनमें D0 या D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे परमाणु या आयन जिनमें D0 या D10 है, वो सभी क्या होंगे? प्रतिचुंबकीय होंगे, और इनके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? 0 होगा। तो अभी हमने आपको बताया कि जैसे स्कैंडियम 3+ और टाइटेनियम 4+, ये D0 वाले हैं, यानी इसमें D0 कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन जैसे कॉपर प्लस है और जिंक प्लस है, ये D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं बच्चों, इसलिए क्या होते हैं? वो प्रति चुंबकीय होते हैं। लेकिन बच्चों जैसे Cu++ है, ये D1 कॉन्फ़िगरेशन का है। किसका है बच्चों? D1। जैसे Fe2+ है बच्चों, तो ये D6 का है, या फिर 2+ होता है, वो D6 का है, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह बच्चों Fe3+ जो है, ये D5 कॉन्फ़िगरेशन का है। किसका है बच्चों? D5 का। जैसे कोबाल्ट 2 है बच्चों, 2+, ये D7 कॉन्फ़िगरेशन का है। किस कॉन्फ़िगरेशन का? D7। जैसे बच्चों निकिल ++ है, तो ये D8 का है। किसका है? D8 का है। जैसे बच्चों क्रोमियम 3+ जो होता है, वो D3 कॉन्फ़िगरेशन का होता है। क्रोमियम 3+, ये किसका होता है? D3 का होता है। तो ऐसे आयन जिनमें D1 से लेकर के D9 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, वे सभी क्या होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं। और किसी भी आयन या परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम लोग उसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आपको मस्तिष्क में चीज रखना है कि अगर किसी संक्रमण तत्व के परमाणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो अनुचुंबकीय होंगे, और अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होंगे? प्रतिचुंबकीय होंगे। अब बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, उसकी चुंबकीय गुण उतना ही अधिक होगा।
इलेक्ट्रॉनों की अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर, ध्यान रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर उसके चुंबकीय आघूर्ण म्यू की गणना की जाती है। इसके लिए हमने सूत्र आपको दिया था म्यू बराबर √n इंटू n प्लस 2 के आधार पर। तो अब जितना अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना अधिक चुंबकीय आघूर्ण होगा। लेकिन बच्चों डी कक्षकों में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है। तो जिनके लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी उसकी चुंबकशीलता सर्वाधिक होती है। बात समझ गए? उसका जो अनुचुंबकीय गुण होता है वो चरम पर होता है। लेकिन अगर 4, 3, 2 ऐसे हैं तो उनकी धीरे धीरे अनुचुंबकीय लक्षण क्या करता है? घटता चला जाता है। बात समझ गए प्यारे बच्चों? एक चीज और हमने आपको बताया था कि जो आयरन और कोबाल्ट हैं ये लौह चुंबकीय तत्व है। क्या है? लौह चुंबकीय। तो बच्चों ये जो लौह चुंबकीय तत्व होते हैं ये अनुचुंबकीय का ही एक चरम रूप होता है। यानी जब अनुचुंबकशीलता अपने पीक पर पहुंच जाती है तो तत्व क्या कहलाते हैं? लौह चुंबकीय। और जो लौह चुंबकीय तत्व होते हैं इन्हीं के द्वारा ही चुंबक का निर्माण होता है। तो चुंबक का निर्माण किससे होता है? आयरन और कोबाल्ट से। बात समझ गए प्यारे बच्चों? तो आज आप लोगों ने संक्रमण तत्वों के चुंबकीय लक्षण का या चुंबकीय गुण का अध्ययन किया। ठीक है, धन्यवाद।